हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित लेक्चरर। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, चाहे आप लोग बीए में हो या बीएससी में हो या बीकॉम में हो, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर का आप लोगों का हिस्ट्री का पेपर नहीं हुआ है। आप लोगों का देखिए ये बीए का पेपर है। क्या है आप लोगों का बीए का पेपर, लेकिन कॉमन आप लोगों का जो ये माइनर सब्जेक्ट होता है, इसमें आप लोगों का अगर ये सब सब्जेक्ट है तो आप लोगों को ये पेपर जो है इसका संपूर्ण हल के साथ आप लोग को इस वीडियो में, यानी कि बीए का जो सेमेस्टर आप लोगों का फर्स्ट है, यानी कि इसका आप लोग को एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। बिल्कुल वायरल पेपर है, हिस्ट्री का ये पेपर है। आप लोगों का एक एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में बताएंगे और आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आप लोग की जानकारी के लिए बता दें, ये जो पेपर है ना, बिल्कुल वायरल पेपर, न्यू पेपर है 2025 एंड आप लोग का 2026 का। देखिए आप लोग का ये बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर है। सभी के कॉलेज में, सभी डिस्ट्रिक्ट में यहीं से आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आप लोगों का बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए आप लोगों का यहाँ पर नोट सभी को पढ़ना अनिवार्य होता है। खंड आ यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें यानी कि सेक्शन ए स्टार्ट होता है, जिसमें से अति लघुत्तरीय क्वेश्चन दिया गया। इसमें क्या दिया गया, नोट सभी प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों में अधिक नहीं होना चाहिए। और आप लोगों का 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। 15 नंबर यहाँ से मिलेगा। 5 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आप लोगों का 3 ही क्वेश्चन का आंसर हमें देना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बाबू, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया क्या कि वेदांग साहित्य क्या होता है, यानी कि वेदांग साहित्य क्या होता है, इसके बारे में लिखना है। तो हेडिंग बना लीजिएगा वेदांग साहित्य। इसमें लिखिएगा वेदांग साहित्य वेदों के अध्ययन और समझाने के लिए सहायक ग्रंथ है। इनकी संख्या 6 है। शिक्षा है, कल्प है, यानी कि शिक्षा है, कल्प है और व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। ये वैदिक काल, ये सब हो जाएंगे। ये वैदिक काल के बाद विकसित हुए और वैदिक ज्ञान के संरक्षित करने के लिए सही ढंग से लागू करने में मदद करते हैं। तो ये वेदांग के बारे में इतना लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। देखो बाबू, यहाँ पर समझने वाली बात ये है, आप लोगों को 100 शब्दों में आंसर लिखना है। क्या 100 शब्दों में? तो जो हम आंसर बता रहे हैं ना, आप लोगों को क्या है, थोड़ा 100 से कम ही होगा या अधिक होगा, तो आप लोग इसके और भी डिटेल में लिखेंगे तो आप लोगों का बहुत ही मतलब बढ़िया रहेगा। आप लोग जो आंसर है अगर कम हो रहा है तो आप लोगों को और डिटेल में जरूर तैयार कर लेना। अगला दिया गया रामायण के बारे में लिखना है, यानी कि रामायण क्या होता है इसके बारे में लिखना है। लिखिएगा रामायण एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है, जिसकी रचना ऋषि महा क्या वाल्मीकि, यानी कि वाल्मीकि ने की थी। यह भगवान राम के जीवन, उनके 14 वर्ष के वनवास, सीता हरण, रावण वध और अयोध्या वापस की कहानी है। यह धर्म, कर्तव्य और आदर्श जीवन का प्रतीक माना जाता है और भारतीय संस्कृति में इसका गहरा धार्मिक और नैतिक महत्व है। ठीक है, ये वाला भी हमारा लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला दिया गया है मेसो दिया गया है, पोटामिया दिया गया है, पोटामिया दिया गया। इसके बारे में लिखना है। इसका लिखेगा कि मेसोपोटामिया, जिसका अर्थ दो नदियों के बीच की भूमि है, और टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है जो आधुनिक इराक के बड़े हिस्से के अनुरूप है। इसे अक्सर सभ्यता का पालना कहा जाता है, क्योंकि यह यहीं पर सुमेरियन और अकदियन, अक्सीरियन और बेबीलोनियन जैसी शुरुआती सभ्यताओं का उदय हुआ है। यह लेखन, कृषि और शहरीकरण की शुरुआत हुई है। बाबू, आप लोगों के डिमांड पर आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत से पेपर का सलूशन बताते हैं, पेपर का क्वेश्चन बताते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। आप लोगों के लिए यही करना है कि इस वीडियो को बीए के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया सभा एवं सीमित के बारे में बताना, यानी कि सभा और सीमित के बारे में बताना है। इसका आंसर क्या लिखेगा, सभा और सीमित, इसमें लिखिएगा, हेडिंग बनाइएगा सभा और सीमित। वैदिक काल के दो महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं हैं। सभा क्या होता है, यह वृद्धों और कुलीनों की एक छोटी परिषद थी जो न्यायिक और प्रशासनिक कार्य करती थी। सीमित क्या होती थी, यह आम लोगों की एक बड़ी सभा थी जिसमें राजा की उपस्थिति अनिवार्य थी और यह महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयों जैसी राजाओं के चुनाव पर चर्चा करती थी। तो ये वाला भी आंसर आप लोग और डिटेल में तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, आप लोग इसका आंसर और भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। मोहनजोदड़ो को देखो बाबू, 5 क्वेश्चन दिया गया, हम पांचों बता रहे हैं, लेकिन आप लोगों को करना है 3 ही क्वेश्चन को। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 3 ही क्वेश्चन को करना रहता है। वैसे सभी को बता दे रहे हैं ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। मोहनजोदड़ो के बारे में बताना है। तो मोहनजोदड़ो के बारे में आप लोग को इसका हेडिंग बनाइएगा, मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, है सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह अपने सुनियोजित शहरी नियोजन, पक्की ईंटों के घरों, उन्नत जल निकासी व्यवस्था और महान स्नानागार के लिए प्रसिद्ध है, जो इस सभ्यता के उच्च स्तर की इंजीनियरिंग और सांस्कृतिक को दर्शाता है। तो ये वाला भी आंसर हमारा लिख करके बाबू कंप्लीट हो जाएगा।
यहाँ पर आप लोगों का 15 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। 5 क्वेश्चन का एक आंसर राइट देने पर आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। जितने भी बीए के स्टूडेंट होंगे, या फर्स्ट सेमेस्टर के होंगे या सेकंड या थर्ड, कोई भी सेमेस्टर के होंगे, सभी के लिए पेपर ये इंपॉर्टेंट है। यहीं से सभी के कॉलेज में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, अगला आप लोग का खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, यानी कि सेक्शन भी स्टार्ट होता है, जिसमें से हमारा लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिया गया, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया। सेकंड दिया गया जिसमें से हमारा हम नोट, देखो ये जो निर्देश दिया गया है, ये नोट जो लिखा होता है इसको पढ़ना अनिवार्य रहता है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये आप लोगों को सॉल्व करना होता है। जिस प्रकार से कहीं पर जाने से पहले आप लोगों को उसके बारे में जांच पड़ताल करना होता है, किसी को आप लोगों को क्या परखना होता है, उसी प्रकार से ये नोट पढ़ना अनिवार्य होता है क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले। ठीक है, यहाँ पर दिया गया कि इन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में से अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप लोगों का नंबर कट सकता है। ठीक है, आप लोगों का यहाँ पर क्या दिया गया है, 5 क्वेश्चन का आंसर देना, एक क्वेश्चन का राइट आंसर देने पर 6 नंबर मिलेगा। क्या 6 नंबर मिलेगा। 30 नंबर का आप लोग का क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला जो दिया गया, दूसरे का ए वाला क्वेश्चन दिया गया क्या, कि इतिहास अध्ययन के साक्ष्य के रूप में वैदिक साहित्य का विवरण दीजिए। तो इसका आंसर क्या लिखेगा, इसका आंसर लिखेगा इतिहास अध्ययन के साक्ष्य रूप में वैदिक साहित्य हेडिंग बना लीजिएगा। इसमें लिखेगा वैदिक साहित्य, यानी कि क्या, वैदिक साहित्य प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। पहला हेडिंग बनाइएगा सामाजिक जीवन, इसमें लिखेगा क्या, सामाजिक जीवन हेडिंग बनाइएगा। इसमें लिखेगा यह साहित्य आर्यों के सामाजिक संगठन, वर्ण व्यवस्था यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण होते हैं, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। फिर पर्यावरण संरचना और महिलाओं की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। दूसरा बनाइएगा राजनीतिक व्यवस्था, वेदों में सभा और सीमित जैसी राजनीतिक संस्थाओं, राजा और की भूमिका और विभिन्न जनपदों का उल्लेख है। फिर आगे लिखिएगा धार्मिक मान्यताएं, इसमें लिखेगा यह देवताओं इंद्र, अग्नि, वरुण, यज्ञों, अनुष्ठानों और दार्शनिक विचारों यानी कि आत्मा, ब्रह्मा और कर्म का विवरण देता है। भौगोलिक ज्ञान में लिखिएगा नदियों जैसे कि सिंधु, सरस्वती, पहाड़ और भौगोलिक क्षेत्रों के संदर्भ में उस समय के भौगोलिक विस्तार का समझाने में मदद करती है। और भी डिटेल लिखना चाहते हैं तो इसका आंसर तैयार कर लीजिएगा। ये वाला भी आप लोगों का 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा बाबू। फिर अगला क्वेश्चन हमारा बी वाला क्वेश्चन दिया गया क्या, कि सिंधु सरस्वती सभ्यता की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए। इसका आंसर क्या लिखेगा, सिंधु हेडिंग बनाइएगा सबसे पहले सिंधु सरस्वती सभ्यता की उत्पत्ति। इसमें लिखेगा क्या, कि सिंधु सरस्वती सभ्यता की उत्पत्ति संबंध में विद्वानों के बीच कुछ मतभेद है, लेकिन मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं, जैसे कि स्वदेशी उत्पत्ति। इसमें लिखिएगा क्या, हेडिंग बनाइएगा स्वदेशी उत्पत्ति। इसमें लिखिएगा कि कई विद्वानों का मानना है कि यह सभ्यता स्थानीय नवपाषाण संस्कृतियों जैसे मेहरगढ़ के कर्मिक विकास का परिणाम थी। धीरे धीरे ग्रामीण समुदायों से शहरी केंद्रों पर विकास हुआ। आगे लिखेगा विदेशी प्रभाव, इसमें क्या था, कुछ पुराने सिद्धांतों ने मेसोपोटामिया जैसी समकालीन सभ्यताओं के प्रभाव का सुझाव दिया। हालांकि यह एक व्यापक रूप में स्वीकार किया जाता है कि सिंधु सभ्यता एक स्वतंत्र और स्वदेशी विकास थी। हालांकि दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापारिक संबंध है। आर्यों से संबंध क्या था, इसके बारे में लिखिएगा क्या, आर्यों से संबंध। इसमें लिखेगा कि कुछ सिद्धांत इसे वैदिक आर्यों से जोड़ते हैं, विशेषकर सरस्वती नदी के सूखने के संदर्भ में, लेकिन यह भी बहस का विषय है। वर्तमान में स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे अधिक स्वीकार्य है और जिससे स्थानीय संस्कृति ने समय के साथ शहरी रूप ले लिया है। तो ये वाला भी आंसर लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। और भी डिटेल में आंसर तैयार करना चाहते हो तो तैयार कर लीजिएगा बाबू। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया क्या, कि दिया गया है कि ऋग वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति का वर्णन यानी कि इसके बारे में वर्णन करना है। तो इसका आंसर क्या लिखेगा, ऋग वैदिक काल में लिखिएगा बहुदेववादी धर्म था, जिसमें प्राकृतिक शक्तियों से जुड़े देवताओं की पूजा की जाती थी और अनुष्ठानों व बलिदानों पर ध्यान केंद्रित किया जाता था। आगे लिखिएगा ऋग वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट लिखिएगा, यह धर्म बहुदेववादी था, जिसमें विभिन्न देवताओं की पूजा शामिल थी। दूसरा पॉइंट लिखिएगा क्या, देवता प्राकृतिक शक्तियों और ब्रह्मांडीय घटनाओं से जुड़े थे, जैसे इंद्र आकाश, युद्ध के देवता, अग्नि आग के देवता और देवताओं के दूत, और सोम। इस प्रकार से दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट लिखेगा इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे, जिनका ऋग्वेद में 250 बार उल्लेख किया गया। अग्नि दूसरे प्रमुख देवता थे। फिर आप लोग का अगला पॉइंट लिखेगा कि धार्मिक प्रथाओं में देवताओं को समर्पित अनुष्ठान
बलिदान और भजन शामिल थे। अगला पॉइंट लिखिएगा कि इस काल में मूर्ति पूजा के कोई साक्ष्य नहीं मिलते थे, यानी कि मूर्ति की पूजा की ही नहीं जाती थी। तो इस प्रकार से ये वाला भी बाबू 6 नंबर लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। और भी इसका आंसर डिटेल में जरूर तैयार कर लीजिएगा बाबू आप लोगों का। फिर अगला क्वेश्चन, और वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करो, जितने भी बीए के फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट होंगे उनके पास ये वीडियो शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, और कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ वीडियो को शेयर कर दी है, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दियो। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिएगा, महाभारत के नैतिक मूल्यों पर चर्चा कीजिए, यानी कि महाभारत के नैतिक मूल्यों पर चर्चा करना है। तो इसका आंसर चलिए बता देते हैं। महाभारत के नैतिक मूल्य धर्म, कर्तव्य, न्याय, सत्य, त्याग और जीवन की जटिलताओं पर केंद्रित है, जो सही आचरण के मार्गदर्शन करते हैं। आगे क्या लिखिएगा, महाभारत के कुछ प्रमुख नैतिक मूल्य निम्न प्रकार हैं। जैसे पहला लिखिएगा धर्म का महत्व, इसमें लिखिएगा धर्म केंद्रीय विषय है जो व्यक्तियों और समाज के लिए उचित आचरण पर जोर देता है। दूसरा लिखिएगा न्याय और निष्पक्षता, इसमें लिखिएगा कहानी न्याय की खोज और अन्याय के परिणामों पर प्रकाश डालती है। फिर तीसरा आप लोगों को हेडिंग बनाइएगा सत्य और ईमानदारी, इसमें लिखिएगा सत्यनिष्ठा के महत्व और झूठ झूठ के विनाशकारी परिणामों को दर्शाता है। और फिर आप लोगों को अगला हेडिंग बनाइएगा त्याग और कर्तव्य, इसमें लिखिएगा कि पात्रों के माध्यम से व्यक्तिगत इच्छाओं पर कर्तव्यों और त्याग को प्राथमिकता देने का महत्व सिखाया गया है। ठीक है, ये वाला भी हमारा लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ई वाला क्वेश्चन दिया गया है, क्या समझिएगा। ये वाला क्वेश्चन दिया गया है कि सुमेरियन सभ्यता की जानकारी के साहित्य स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर क्या लिखेगा, इसका आंसर लिखेगा सुमेरियन सभ्यता की जानकारी के साहित्य स्रोत मुख्य रूप से मिट्टी की पट्टियों पर कीलाकार लिपि में लिखे गए ग्रंथ हैं। ठीक है, फिर आगे लिखिएगा कि सुमेरियन सभ्यता के प्रमुख साहित्य स्रोत निम्न हैं। जैसे पहला लिखिएगा मिट्टी की पट्टियाँ, इसमें लिखिएगा हजारों मिट्टी की पट्टियां मिली हैं, जिनमें प्रशासनिक रिकॉर्ड, कानूनी संहिताएं जैसे उर नम्मू की संहिता, महाकाव्य और धार्मिक ग्रंथ शामिल हैं। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट लिखेगा गिलगमेश महाकाव्य, इसमें लिखिएगा गिलगमेश महाकाव्य, इसमें लिखिएगा यह सबसे प्रसिद्ध सुमेरियन सब साहित्यिक कार्यों में से एक है, जो उनके मिथकों और उन मूल्यों की जानकारी देता है। ठीक है, अगला हेडिंग बनाइएगा मंदिर अभिलेखागार। ठीक है, इसमें लिखिएगा मंदिर में पाए गए विस्तृत अभिलेखों उनके समाज कामा अर्थव्यवस्था और धार्मिक मान्यताओं के बारे में जानकारी मिलती है। अगर देखो बाबू जो बोल रहे हैं आंसर, अगर इस प्रकार से अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ना, तो आप लोग एक बार कमेंट में इस प्रकार से कमेंट कीजिएगा कि आप लोग आंसर स्क्रीन पर दिखा कर बताइए, यानी कि आंसर इस पर आप लोगों को डिस्प्ले पर दिखा कर बताइएगा। जो भी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का पेपर आएगा उसी पर आएगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दिया करो, वीडियो बहुत मेहनत से बनाई जाती है, वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करो बाबू। ये वाला भी आंसर लिख करके कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखो, इसमें से आप लोग को 5 ही क्वेश्चन का आंसर देना था। ठीक है, 5 ही क्वेश्चन का आंसर देना था। कितना क्वेश्चन का आंसर देना था ऊपर देख लेते हैं एक बार फिर से। यहाँ पर 5 ही प्रश्नों का उत्तर देना था, 6 नंबर का एक क्वेश्चन था, 30 नंबर, तो 5 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दे दिया गया है। चलो आगे का क्वेश्चन जो दिया गया चलिए इसको भी बता देते हैं, ताकि आप लोगों को किसी पर देखो क्वेश्चन को सभी को तैयार करना, ये थोड़ी ना ये पेपर आप लोग दे रहे हो बाबू, आप लोगों को क्वेश्चन को सभी तैयार कर लेना है अच्छे तरीके से, और आंसर डिटेल में आप लोग को तैयार करना है। जैसे कि आप लोग को अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या, कि नील नदी सभ्यता के निवासियों के सामाजिक संगठन का विवरण दीजिए। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा, इसका आंसर लिखेगा नील नदी सभ्यता, जिसे क्या कहते हैं मिस्र कहते हैं, इसका सामाजिक संगठन एक कठोर पदानुक्रमानुपातिक संरचना थी, जिसके शीर्ष पर फिरौन था। नील नदी सभ्यता के सामाजिक संगठक का विवरण निम्न प्रकार है। फिरौन, आप लोग फिरौन में लिखिएगा समाज के शीर्ष पर फिरौन को एक दिव्य शासक माना जाता था, जिसके पास पूर्ण शक्ति थी। दूसरा हेडिंग बनाइएगा पुरोहित और अभिजात वर्ग, इसमें लिखिएगा फिरौन के बाद उच्च श्रेणी में पुरोहित या कुलीन और जमींदार शामिल थे। अगला हेडिंग बनाइएगा लिपिक और व्यापारी, इसमें लिखिएगा मध्य वर्ग में कुशल लिपिक, व्यापारी और कारीगर थे, जिनके पास कुछ सामाजिक गतिशीलता थी। अगला हेडिंग बनाइएगा किसान और दास,
इसमें लिखेगा समाज का बहुसंख्यक हिस्सा किसान थे, सबसे निचले पायदान पर दास थे। ठीक है, ये इस प्रकार से और भी डिटेल में इसको लिखना है, यही नहीं कि हो गया, और भी डिटेल में आप लोग खुद से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है समझिएगा, चीन की सभ्यता के सामाजिक संगठन का विवरण दीजिए। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग खुद से बाबू तैयार कर लीजिएगा। और बेबीलोनिया की सभ्यता के धार्मिक लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से खुद से बाबू तैयार कर लीजिएगा। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी के कॉलेज में, सभी डिस्ट्रिक्ट में यहीं से क्वेश्चन फंसेगा, यानी कि फंसेगा क्या, आएगा। ठीक है, आप लोगों का अगला दिया गया खंड सा दिया गया, यानी कि सेक्शन आप लोगों का यहाँ से सी स्टार्ट होता है, जिसमें से दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन दिया गया। इसमें दिया गया किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जिसके लिए प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर 500 शब्द में अधिक नहीं होना चाहिए। और आप लोग का 30 नंबर यहाँ से कंप्लीट होगा। दो ही क्वेश्चन का आंसर देना, या तीसरा दो, या चौथा दो, या पांचवा दो, या छठवां दो, दो ही क्वेश्चन का आंसर देना। इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया समझिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, समझ लो बाबू। यहाँ पर दिया गया तीसरा क्वेश्चन दिया गया इकाई यूनिट पहला दिया गया। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया क्या, यहाँ पर तीसरा वाला दिया गया प्राचीन इतिहास के स्रोत के रूप में विदेशी यात्रियों के विवरण पर प्रकाश डालिए। यानी कि इसके बारे में हमें क्या प्रकाश डालना, तो इसका आंसर चलिए आप लोग को बता देते हैं। इसका आंसर क्या लिखेगा, आंसर लिखेगा बाबू कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप में विदेशी यात्रियों के विवरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे लिखिएगा विदेशी यात्रियों के विवरण साहित्य स्रोतों की श्रेणी में आते हैं। उनके लेख अक्सर स्थानीय अभिलेखों द्वारा छोड़े गए महत्वपूर्ण अंतरालों को भरते हैं और यह समझने में मदद करते हैं कि विभिन्न ऐतिहासिक कालखंडों में भारत कैसे कार्य करता था। इन यात्रा वृत्तांतों से भारत के वैश्विक संबंधों, इससे समृद्ध शहरों, समृद्ध संस्कृति और मजबूत व्यापार नेटवर्क को भी पता चलता है। आगे लिखिएगा भारत आने वाले कुछ प्रमुख विदेशी यात्री, उनके योगदान निम्न है। जैसे मेगस्थनीज था, यानी कि मेगस्थनीज था। इसमें क्या लिखेगा, पहला यूनानी यात्री था मेगस्थनीज, पहला लिखेगा मेगस्थनीज पहला यूनानी यात्री था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में आया था। उन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी जो मौर्य प्रशासन और समाज का महत्वपूर्ण स्रोत था। इतना लिख दीजिएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर दूसरा आप लोगों का जो विदेशी यात्री था क्या था, फायान था, यानी कि ह्वेनसांग था, फायान और ह्वेनसांग। इसमें लिखेगा ये चीनी यात्री थे। ह्वेनसांग 14 वर्षों तक भारत में रहे और उनके वृत्तांत गुप्त काल के बाद की स्थिति को दर्शाते हैं। और इब्न बतूता, यानी कि ये इसमें लिखेगा क्या, अगला है इबन बतूता, ये लिखेगा मोरक्को की यात्री था जिसने अपनी पुस्तक रिहला में हर प्रथम के शासनकाल का विवरण दिया। तो इतना आप लोगों को लिख करके आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और इसका डिटेल में और भी आंसर लिखना है। देखो बाबू 6 से 7 पेज में आप लोगों का इसका आंसर लिखा जाता है। 500 वर्ड्स में लिखना है तो आप लोगों का 6 से 7 पेज में आप लोगों का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा जाता है, तभी आप लोगों को फुल नंबर दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों का ये आप लोगों को अच्छे तरीके से आप लोग खुद से जरूर तैयार कर लीजिएगा। आप लोगों का जो हम आंसर बताए हैं ना, उतना में काम नहीं होगा, उतना में आप लोगों को इसलिए बता दिया ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए उसके बारे में डिटेल लिखने का। ठीक है, आप लोगों को उतना लिख देंगे तो 6 से 7 नंबर 8 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि आप लोगों का ये जो है आप लोगों का 200 से 300 शब्द तो बता ही देते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या दिया गया है, आप लोगों का दिया गया है इकाई आप लोगों का ये कंप्लीट हो गया। और अथवा करके यानी कि और करके दिया गया, इकाई दूसरा करने के लिए दिया गया है, या आप लोग इसको करो, यानी कि ये वाला करना है तो वैदिक काल वाला इसको आप लोग को स्वयं से तैयार कर लेना है। और आप लोग का ये वाला करना अनिवार्य रहेगा, या अथवा करके ये वाला करो। ठीक है, इसमें दिया गया सभ्यताओं के विकास नई घाटियों के किनारों को क्यों कारण सहित बताइए, यानी कि कारण सहित अब में बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखना है, यानी कि सभ्यताओं का विकास नदी घाटियों के किनारे क्यों हुआ है, कारण सहित विवरण दीजिए। इसका आंसर क्या लिखेगा, सभ्यताओं का विकास मुख्य रूप से नदी घाटियों के किनारे हुआ है क्योंकि नदियां जीवन यापन के लिए आवश्यक संसाधनों तक आसान पहुंच प्रदान करती हैं। जल की उपलब्धता पहचान प्रदान करती है। पहला आप लोग आगे लिखिएगा, जल की उपलब्धता पीने और सिंचाई के लिए ताजे पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हुई है। उपजाऊ मिट्टी नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए अत्यंत उपजाऊ थी, जिससे अधिशेष भोजन का उत्पादन संभव हुआ है। परिवहन नदियों और परिवहन का एक कुशल और आसान साधन प्रदान करती थी, जिससे व्यापार और संचार में मदद मिली है। संसाधन नदियों में मछली और अन्य जलीय संसाधनों के साथ साथ निर्माण के लिए मिट्टी का गाद भी उपलब्ध है। तो ये वाला भी हमारा लिख करके बाबू कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आप लोग का इकाई 4 दिया गया, यानी कि यूनिट आप लोग का 4 दिया गया, अथवा यानी कि और करके आप लोग के लिए ऑफर के तौर पर क्वेश्चन दिया जाएगा क्या, कि नील नदी सभ्यता के उदय एवं विकास पर प्रकाश डाली, यानी कि इसके उदय और विकास पर प्रकाश डालना
निकालना है तो इसका भी आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है, आप लोग इसको आप लोग को स्वयं से बाबू तैयार कर लेना है। ठीक है, यही आप लोगों का बीए का आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का आप लोगों का हिस्ट्री यानी कि आप लोगों का क्या अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया यानी कि वर्ल्ड आप लोगों का ये पेपर था, जो कि आप लोग इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से बता दिया गया एंड आप लोगों को समझा दिया गया। आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के दबा दीजिएगा। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो आप लोगों के लिए यही काम रहेगा कि इस वीडियो को बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास शेयर कर दीजिएगा, और भी बीए के स्टूडेंट होंगे सभी स्टूडेंट के पास जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।